नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम इससे पहले मैंने आपको रिडक्स रिएक्शंस के बारे में इलेक्ट्रॉन्स कम्पिटेटिव जो ट्रांसफॉर्म होता है वो पढ़ाया था। अब हम आपको पढ़ाएंगे ये विद्युत अपघट्य सेल। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि दो प्रकार के सेल होते हैं, विद्युत अपघट्य सेल और दूसरा कहता है गैल्वेनिक सेल। तो विद्युत अपघट्य सेल्स को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो उस टॉपिक को मैं आज पढ़ा रही हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, वीडियो नंबर 3 में देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, विद्युत अपघट्य सेल। यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर में मैंने दो रॉड दिख रही है, एक रॉड ये रही और एक रॉड ये रही। ये एक बैटरी है, बैटरी से मैंने दोनों रोडों को जोड़ दिया। यहाँ पे धन है, यहाँ पे ये ऋण है, यानी ये वाली जो है वो कैथोड्स है और ये वाली जो रॉड है वो क्या है, एनोड्स है। ठीक है, तो जो एनोड्स है वो पॉजिटिव हो जाती है और जो कैथोड्स होती है वो नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा और नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ देते हैं। ठीक है, कैथोड्स और एनोड्स। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, ये नीचे मैंने अभी सॉल्यूशन दिखाया नहीं है, ये देखिए ऐसे करके सॉल्यूशन डाल दीजिए इसके बीच में, ये सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक है, यानी विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का क्या है, एक सॉल्यूशन बना दिया इलेक्ट्रोलिटिक, यानी जो आपके पास विद्युत अपघट्य है उसका जलीय विलयन है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और ये एक इलेक्ट्रोलाइट टैंक है जिसमें हम ये क्रिया करते हैं। अच्छा, अब विद्युत अपघट्य सेल क्या कहलाता है, देखिए विद्युत अपघट्य सेल नोट करना चाहे कर सकते हैं आप। विद्युत अपघट्य सेल वह सेल होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा को विद्युत अपघटन के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही है, केमिकल एनर्जी में। मगर किसके माध्यम से होती है, विद्युत अपघटन के माध्यम से। इसका माध्यम क्या होता है, विद्युत अपघट्य। तो यहाँ पे विद्युत अपघटन के माध्यम से हम इसे एक से दूसरे में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इस प्रकार के सेल में जो विद्युत धारा होती है वो हमें बाहर से लेनी होती है, यानी बाह्य स्रोत के द्वारा। तो एक विद्युत अपघट्य विलयन में जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेल को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉजिटिव चार्जेस कर रखे हैं, कुछ नेगेटिव चार्जेस दिखाई दे रहे हैं। देखो गोले के अंदर तो जो पॉजिटिव है वो कैथोड्स की ओर जाएंगे और जो नेगेटिव है वो एनोड्स की ओर जाएंगे। ठीक है, अब विद्युत अपघट्य में हम जैसे कुचालक है, कांच, बैकेलाइट आदि से बना एक टैंक लेते हैं जिसमें विद्युत अपघटन क्या होता है, स्थित होता है। अब इसमें हमने क्या किया, दो रॉड ली, इन दोनों रॉडों को हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया और विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। ये छड़ें इलेक्ट्रोड्स का कार्य करती है। जब इनको एक बैटरी से जोड़ा जाता है तो धनात्मक जो एनोड्स होता है उसे धनात्मक टर्मिनल से जोड़ देते हैं और जो कैथोड्स होता है उसे ऋणात्मक टर्मिनल से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसमें केवल एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है ध्यान देने वाली वो ये है कि विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड की पोलरता जिसे कहते हैं पोलैरिटी, क्या होती है, धनात्मक। और कैथोड्स की कैसी होती है, पोलरता होती है ऋणात्मक। ये आपने इसमें विद्युत अपघट्य सेल में बताना है। अब हमने विद्युत अपघट्य प्रोसेस में जब विद्युत अपघटन किया तो आप सभी जानते हैं कौन से सिद्धांत से विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन आयनन सिद्धांत से होता है। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने, आयनन
सिद्धांत द्वारा होता है। ठीक है, आयनन सिद्धांत द्वारा क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा। और इस सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी विद्युत अपघटक को जल में घोलते हैं तो वो दो आवेशों में क्या जाता है, दो आवेशों में, मैं केवल इंपॉर्टेंट पार्ट उसका लिख रही हूं, ओरली मैं सारा डिटेल बता रही हूं, आप इसे नोट्स के रूप में लिखिएगा। दो आवेशों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जिन पर धनावेश होता है उन्हें धनायन, और जिन पर ऋण होता है उन्हें क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। ठीक है, अब हम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो इनकी गति होती है वो नियमित होती है। ये विपरीत इलेक्ट्रोड्स की ओर गति करते हैं, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। जब ये विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोडों पर पहुंचकर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, दे करके उदासीन बना देते हैं। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और कुछ को इलेक्ट्रॉन देंगे और इस प्रकार ये उदासीन हो जाएंगे। तो जो धनायन होते हैं वो कैथोड से, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो धनायन होते हैं वो क्या करते हैं, कैथोड से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, और कैथोड पर, तो इस प्रकार कैथोड क्या हो जाते हैं, अपचयित। भाई जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या होगा, अपचयित। और जो ऋणायन होते हैं वो एनोड पर क्या करते हैं, एनोड को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इस प्रकार एनोड क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत। यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये रिड्यूस हो जाता है। तो नेचुरली सभी जानते हैं धनायन किसकी ओर जाता है, कैथोड्स की ओर जाता है, और उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैथोड अपचयित हो जाता है, और ऋणायन एनोड्स की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो प्रथम जो उदासीन होने की जो क्रिया होती है आयनों की, ये प्राथमिक परिवर्तन कहलाता है, यानी प्राइमरी चेंज इसको कहा जाता है। इस प्रकार से प्राइमरी चेंज के बाद फिर ये दोबारा से क्या करते हैं, क्रिया करके जो इलेक्ट्रोड एकत्रित हो जाते हैं उन्हें क्रिया करके किसमें चेंज कर देते हैं, उत्पाद में। वो उसकी क्या कहलाती है, सेकेंडरी चेंजेस कहलाती है। तो इस प्रकार से ये विद्युत अपघटनीय सेल, मैंने आपको बताया कि विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद यानी विद्युत अपघटनीय सेल के बाद दूसरा सेल है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में आप देखो मैंने दो डायग्राम बना रखे हैं। दो डायग्राम बनाने का पर्पस क्या है मैं आपको समझाती हूँ। पहले वाले में आपने एक बीकर के अंदर ही एक पोरस प्लेट, ये जो सरंध्र, इसको हिंदी में कहते हैं सरंध्र प्लेट, ये डॉट डॉट करके दिखाई दे रहा है, इसको मैं डार्क लाइन से शेयर कर देती हूँ दोबारा आपके लिए। ये रहा, इसके अंदर मैंने दो सॉल्यूशंस भरे। दो सॉल्यूशन में इधर जिंक सल्फेट है, इधर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इधर के साइड मैंने एक जिंक की रॉड लगा रखी है और इधर के साइड मैंने कॉपर की एक रॉड लगाई। कॉपर कैथोड्स का कार्य करेगा, ठीक है, और ये एनोड्स का कार्य करेगा। ये नेगेटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये वाला, और ये क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और पोरस प्लेट बीच में। अब हम आते हैं सेम दूसरे डायग्राम में। दूसरे डायग्राम में अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे दो अलग अलग ही क्या लिए हैं, विद्युत अपघट्य सेल लिए हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य सेलों में मैंने जिंक सल्फेट का पहला सॉल्यूशन डाला, कॉपर सल्फेट का सेकंड सॉल्यूशन दूसरे विद्युत अपघट्य सेल में डाला। एक रॉड इधर लगा दी, एक रॉड इधर लगा दी, एज इट इज। जिंक एनोड्स का कार्य करेगा, नेगेटिव कैथोड्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया है, कॉपर को धन इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया, ये कैथोड्स का कार्य करेगा। अब यहाँ पर एक बीच में आपको दिख रहा है विक्षेप के लिए कि कितना विक्षेप इसमें आएगा, इससे इसको अटैच कर दिया। ठीक है,
अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक देखो यू अगर की एक नली मुड़ी हुई सी है यू शेप में, थोड़ा कॉर्नर्स मेरे ज्यादा इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, आप इसकी शेप को ऐसे बनाइएगा, ऐसे करके ऐसे। तो ये यू आकार की एक नली है जिसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु। सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज मतलब जानते हैं सभी बच्चे, सेतु, सेतु मतलब पुल। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, बिना ब्रिज के नहीं जा पाते ना, जहाँ पे जैसे नदी नाले होते हैं तो वहां पे एक ब्रिज की सहायता से हम इधर से उधर चले जाते हैं। तो ऐसे ही सेम अगर पोरस प्लेट ना हो तो आप सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डैनियल सेल कैसे बनाया जाता है, एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। डैनियल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये अगर आपको बेसिकली इसमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स कब त्यागेंगे, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो क्या होगा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो अपचयन क्रिया होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल एक इस प्रकार की युक्ति होती है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देती है, चेंज कर देती है। तो लिखेंगे गैल्वेनिक सेल के स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बताती हूँ। क्या करता है, किस ऊर्जा को किस में बदलता है, यह है केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अब हम इसके लिए एक विद्युत अपघट्य सेल ले रहे हैं। उस विद्युत एक उपकरण इस प्रकार का लेते हैं, एक उपयुक्त ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड और एक अपचयन इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ करके एक गैल्वेनिक सेल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। किस किस को जोड़ करके, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड और अपचयन इलेक्ट्रोड को जोड़कर गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए हमने जो बता रखा है वो कार्यक्रम करना है आपने कि क्या क्या इसमें करना है। तो सबसे पहले इन दोनों इलेक्ट्रोडों को वहां से, अगर हम जो विद्युत अपघट्य है वहां पे इसको हटाएंगे नहीं, वहां पे दोनों सेल्स को, जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया है, दोनों इलेक्ट्रोडों को वहां रख देंगे। ठीक है, अब अपचयन इलेक्ट्रोड और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, ठीक है, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रोडों को, अगर हम इन दोनों जो अपचयन इलेक्ट्रोड्स पर अपचयन क्रिया के कारण धनात्मक विभव उत्पन्न होगा। किसके कारण, अपचयन इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया के कारण धनात्मक विभव उत्पन्न होता है और ऑक्सीकरण विभव पर, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पर अब ऑक्सीकरण क्रिया के कारण ऋणात्मक विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड है ये, और इसको काट करके कैसे लेना है, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया के कारण क्या होता है, ऋणात्मक विभव क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनों को किससे जोड़ देंगे, बाह्य परिपथ से।
बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं। और जब इसको जोड़ा जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाह्य परिपथ में ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड से और अपचयन इलेक्ट्रोड्स की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लग जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य परिपथ में ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड से अपचयन इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गति करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आपका कहां करेंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड से अपचयन इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है। इस प्रकार जब ये गति करने लग जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। नेचुरली है, अगर आप कोई भी विभव किसी पे डालेंगे तो दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। विभवांतर के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। ठीक है। और विद्युत धारा जैसी उत्पन्न होती है तो आप जानते हैं अपचयन क्रिया और मतलब विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है तो ऑक्सीकरण एनोड्स, जिस पे ऑक्सीकरण क्रिया संपन्न होती है उसे एनोड करेंगे और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया संपन्न होगी उसे कैथोड कहेंगे। ठीक है। एनोड कौन सी क्रिया होगी, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया संपन्न होगी। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया संपन्न होगी उसे आप क्या कहेंगे, देखो दो इलेक्ट्रोड्स है ना, जिस पर ऑक्सीकरण संपन्न होगी वो आपका कहलाएगा एनोड। एनोड पर हर समय ऑक्सीकरण क्रिया होती है और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन संपन्न होगा वो कहलाएगा आपका कैथोड्स। बस आपको दो ही इसमें मेन पॉइंट रखना है कि एनोड्स पर ऑक्सीकरण है, कैथोड्स पर अपचयन है। कैथोड पर आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हर समय धनात्मक होगा और एनोड पर जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होगा हर समय क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है। तो इस प्रकार जो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड की ध्रुवता होती है वो ऋणात्मक होती है और जो कैथोड की ध्रुवता होती है यानी पोलरिटी वो धनात्मक होती है। तो लिखेंगे नोट करके यहाँ पे, गैल्वेनिक सेल में एनोड्स की ध्रुवता या पोलैरिटी जिसको कहते हैं वो क्या होगी, ऋणात्मक, नेगेटिव। और कैथोड्स की क्या होगी, धनात्मक। ठीक है। तो एक बार गैल्वेनिक सेल को हम दोबारा से पढ़ते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड और अपचयन इलेक्ट्रोड को जो जोड़कर बनाया जाता है वो गैल्वेनिक सेल बनता है। अपचयन इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया के कारण धनात्मक विभव होगा और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया के कारण ऋणात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है। फिर इसे एक बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों को। इलेक्ट्रॉन को बाह्य परिपथ से जोड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड अपचयन इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड कहाँ करेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड की गति करेंगे और उसमें विभवांतर के कारण एक विद्युत धारा क्या हो जाएगी, उत्पन्न होने लगेगी। जिस पर इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीकरण क्रिया संपन्न होगी वो कहलाएगा एनोड्स और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया संपन्न होगी वो कहलाएगा कैथोड्स। मोस्टली बहुत जगह मैंने इलेक्ट्रॉन्स ला के ऊपर एक करके गोला बना रखा है, वो इलेक्ट्रोड्स है इसमें। ठीक है। तो इस प्रकार आपको एक डैनियल सेल्स की क्रियाविधि पता चलती है कि डैनियल सेल क्या चीज होता है। ठीक है। तो हम इस वक्त में जो डैनियल सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं
ये डैनियल सेल एक कौन सा सेल कहलाता है? गैल्वेनिक सेल के अंदर आता है। ठीक है, डैनियल्स गैल्वेनिक एक ही जैसे। ठीक है, दोनों ही आपको ऐसे ही पढ़ने हैं। अब इसमें यहाँ पर मैंने एक लवण सेतु बनाया था, डायग्राम में पीछे आपको दिखाया था कि लवण सेतु का क्या कार्य होता है, लवण सेतु क्या है और उसकी क्या कार्य प्रणाली है। तो हम लिखते हैं हेडिंग लिखिए इंग्लिश में, सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है, ये यहीं पे कंप्लीट हो गया था। तो सॉल्ट ब्रिज क्या कहलाता है? देखो, एक यू आकार की कांच की एक नली होती है जिसमें कोई भी निष्क्रिय विद्युत अपघट्य, मैं ओरली बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक यू आकार की एक नली जो कांच की एक बनी होती है और उस पे कोई भी निष्क्रिय विद्युत अपघट्य, निष्क्रिय मतलब वो विद्युत अपघट्य कार्य नहीं करना चाहिए, निष्क्रिय होना चाहिए। जैसे केसीएल, निष्क्रिय विद्युत अपघट्य, केसीएल, KNO3, ठीक है, K2SO4 इत्यादि का जो सांद्र विलयन होता है वो भरा जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार का जो यू नली होती है वो कहलाती है आपकी लवण सेतु। निष्क्रिय विद्युत अपघट्य का मीनिंग क्या होता है मैं समझा देती हूँ। निष्क्रिय विद्युत अपघट्य से तात्पर्य यह है कि ऐसा विद्युत अपघट्य जो ना तो सेल में निहित रिडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेता है और ना ही दोनों अर्ध सेलों यानी इलेक्ट्रोड्स में उपस्थित विलयन से क्रिया कर सके। दोबारा रिपीट करती हूँ, निष्क्रिय विद्युत अपघट्य एक ऐसा विद्युत अपघट्य है जो ना तो सेल में निहित रिडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेगा, जो रिडॉक्स अभिक्रिया होगी सेल में, और ना ही दोनों अर्ध सेल, जो सेल आप रखेंगे जैसे कॉपर का, इसका, जिंक का, दोनों अर्ध सेल यानी इलेक्ट्रोड्स में उपस्थित विलयनों से क्रिया ना करता हो। इसको कहते हैं लवण सेतु। तो अब लवण सेतु पता चल गया। अब हम इस लवण सेतु का क्या कार्य करते हैं, मतलब इसके क्या फंक्शंस हैं, तो वो आपको मैं बता रही हूँ कि लवण सेतु का क्या फंक्शन है। ठीक है, मैंने डायग्राम आपको पहले भी बता दिया था कि डायग्राम ऐसे लिखा जाएगा। लवण सेतु के जो फंक्शंस हैं वो आप समझा रही हूँ आपको कि जो यू आकार की नली है वो क्या करती है। सबसे पहला पॉइंट इसका है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट माना गया है लवण सेतु के लिए, कि यह एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में आयनों के, एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेलों में आयनों के अभिगमन को सुगम बनाता है। ठीक है, देखिए आप, एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में आयनों के अभिगमन को क्या बनाता है? सुगम बनाता है। ठीक है, थोड़ा मुझे लगता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेलों में आयनों के अभिगमन को क्या बनाता है? सरल बनाता है। पॉइंट नंबर 2, यह दोनों अर्ध सेलों में जो उपस्थित विलयन की विद्युत उदासीनता यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या कर देता है? अशून्य बनाने में सहायक होता है, यानी नेगलेक्ट कर देता है उसको। जैसे लवण सेतु जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रोड्स, जैसे आपका जिंक और कॉपर है,
आवश्यकता से अधिक आवेश को एकत्रित नहीं होने देता। दूसरे शब्दों में इसका मीनिंग ये है। तो पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, लवण सेतु दोनों इलेक्ट्रोडों पर जिंक एवं कॉपर दोनों इलेक्ट्रोडों पर आवश्यकता से अधिक आवेश को एकत्रित नहीं होने देता। ठीक है, तो ये चीजें जो थी लवण सेतु के लिए काफी इम्पोर्टेंट मानी जाती है कि लवण सेतु किस प्रकार से कार्य करता है। और लवण सेतु में और ये अपघट्यों की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। एक पॉइंट और आप लिखना चाहें तो जो लवण सेतु होता है वो अर्धशैल में विद्युत अपघट्य को क्या कर लेता है, उदासीनता बनाए रखता है। लवण सेतु विद्युत अपघट्य की उदासीनता बनाए रखता है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी हो गया। तो लवण सेतु के लिए इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं। थोड़ा डिटेल में अगर हम जाते तो ये सारा इसके अंदर कि किस प्रकार से सेल में कॉपर सल्फेट इस प्रकार से एकत्रित हो जाते हैं, ये एनोड्स का कार्य क्यों करता है, ये कैथोड्स का कार्य क्यों करता है। तो एनोड्स का कार्य जिंक इसलिए करता है, सभी जानते हैं, क्योंकि वो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देता है। ठीक है, और कॉपर इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लेता है, इसलिए वो कैथोड्स का कार्य करता है। तो ये आपके पास बताया मैंने। अब इसमें अर्ध सेल क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट टॉपिक था इसी का, अर्ध सेल यानी कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ सेल। ठीक है, देखो हाफ सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल को एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड और एक अपचयन इलेक्ट्रोड जोड़कर बनाया जाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड्स निकाय को एक अर्ध सेल कहा जाता है। यानी अगर आप प्रत्येक इलेक्ट्रोड्स को अगर अलग से ले रहे हैं तो वो हाफ सेल कहलाएगा। प्रत्येक इलेक्ट्रोड निकाय को, यानी निकाय मतलब जो रखा गया है वो किस प्रकार से है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड जो होगा वो आपका एक अर्ध सेल होगा। तो यहां पे मैं लिख देती हूं, प्रत्येक इलेक्ट्रोड अर्ध सेल है। ठीक है, यहां से आपको सेल बनाना। तो इस प्रकार गैल्वेनिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल में क्या है, दो अर्ध सेलों से मिलकर बना है। उसमें कॉपर है और एक जिंक है। ठीक है, तो जब हम किसी गैल्वेनिक सेल को एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड और एक अपचयन इलेक्ट्रोड्स के द्वारा जोड़ते हैं तो वो कहलाता है आपका गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल में प्रत्येक इलेक्ट्रोड निकाय को एक अर्ध सेल कहते हैं। और इस प्रकार गैल्वेनिक सेल दो अर्ध सेलों से मिलकर बना है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया। उसे ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहते हैं। और जिसमें अपचयन क्रिया होती है, उसे अपचयन अर्ध सेल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपचयन अर्ध सेल और
क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ये कहलाते हैं हाफ सेल। अब हाफ सेल को सेल कैसे लिखे जाते हैं, लवण सेतु द्वारा हम कैसे सेल को लिखते हैं, देखिएगा। जो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड्स होगा वो हर समय आप क्या लिखेंगे, दाईं ओर लिखेंगे। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड्स को आप कहाँ लिखेंगे, दाईं ओर। और अपचिन इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड्स को, भाई अपचिन किसका है, कैथोड्स का होता है, और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, एनोड्स का। तो ये सारी चीजें मतलब किस प्रकार से आप गैल्वेनिक सेल को निरूपित करते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक अर्ध सेल है सपोज, ठीक है, एक अर्ध सेल को इलेक्ट्रोड्स की भांति जब उसे किसी धातु या संकेत से हम डिनोट करते हैं, धातु के संकेत से जिंक हो गया, कॉपर हो गया, तो जब हम इन्हें डिनोट किया जाता है तो उन्हें आयन के संकेत के मध्य एक ऊर्ध्व रेखा खींच करके निरूपित करते हैं। जैसे मैंने लिखा, हेडिंग लिख लेते हैं इसमें, हम पहले एक लिखेंगे